तो जो बच्चे कक्षा 9 में इस बार प्रवेश लिए हैं 2025-26 के सेशन में, यानी कि आप वार्षिक परीक्षा 2026 में देंगे। अगर आपने संस्कृत विषय ले रखी है एक अलग विषय के रूप में, तो भैया उसका सिलेबस जान लो कि संस्कृत विषय में आपको क्या पढ़ना है। बहुत कठिन ये विषय नहीं है, हिंदी की तरह ही इसकी भी पढ़ाई आप कर लेंगे तो बिल्कुल आप जेंटलमैन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत जितनी मेहनत लेती है उतनी ही हिंदी भी मेहनत लेती है। विषय चाहे जो भी हो, एक समान महत्ता रखती है, एक समान मेहनत मांगती है। अगर आप संस्कृत विषय पढ़ते हैं तो समझ लो आप एक बड़ा कार्य कर रहे हैं। हिंदी के साथ संस्कृत विषय लेने वाले बच्चे बहुत अच्छे संस्कृत के विद्वान बन सकते हैं, हिंदी के बहुत अच्छे विद्वान बन सकते हैं, क्योंकि आगे हिंदी और संस्कृत के अध्यापकों की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो स्टूडेंट पीढ़ी है, कहीं ना कहीं संस्कृत को कठिन मान रही है और उसे छोड़ रही है। ऐसे में एक समय ऐसा आएगा जब संस्कृत के अध्यापक बहुत कम नजर आते होंगे, ये भी समय देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप कला वर्ग से आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप भैया जरूर संस्कृत विषय लें। संस्कृत विषय और ना भी पढ़ना चाहते हैं तो भी आप संस्कृत विषय कक्षा 10 तक तो जरूर पढ़ें, क्योंकि कक्षा 10 तक जो संस्कृत विषय आप पढ़ते हैं तो व्याकरण का एक अच्छा खासा आपको नॉलेज हो जाएगा, जो आपको आगे कंपटीशन लेवल तक काम आएगा। तो संस्कृत विषय हिंदी की आदि जननी कह सकते हैं, संस्कृत विषय समस्त भाषाओं की जननी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए संस्कृत विषय का पीछा मत छोड़िए। थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो संस्कृत विषय जरूर पढ़िए। हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि आगे की जो पीढ़ियां हमारे बाद आए वो भी संस्कृत के अध्यापकों से भरी मिलें। संस्कृत के अध्यापक टॉर्च लेके ढूंढना ना पड़े। इसलिए अगर आप पढ़ेंगे तभी तो आप संस्कृत के अध्यापक बनेंगे, तभी तो आप संस्कृत को आगे बढ़ा पाएंगे। तो क्योंकि हमारी ये प्यारी भाषा है संस्कृत, इसे हम छोड़ना नहीं चाहते, इसे हम कम करना नहीं चाहते। आप जिस तरह हिंदी को प्यार देते हैं, जिस तरह आप संस्कृत, जिस तरह आप विज्ञान को प्यार देते हैं, मैथ को प्यार देते हैं, उसी तरह आप संस्कृत को भी प्यार दें। ये ऐसी भाषा जो हमें संस्कारित करती है, ऐसी भाषा जो हमें बहुत चीजों का ज्ञान कराती, इस भाषा को मत छोड़ना। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए, जिन बच्चों ने प्रवेश ले लिया है या नहीं लिए हैं या लेने की सोच रहे हैं, सभी के लिए यहां पर मैं सिलेबस बताता हूं कि संस्कृत का सिलेबस आपको क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस आपका है। ठीक है, तो यहां पर भैया आप जो हैं आए हैं सीधे कहां से, कक्षा 8 से। तो एक बात समझ लो, कक्षा 8 में क्या था अपने को लेना देना नहीं है। 9th में यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस अपडेट होता है, पेपर उसी के अकॉर्डिंग बनाने पड़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम होता है, उसी के अकॉर्डिंग मार्कशीट बनती है। कैसे? अब यहां पर आपको 100 अंकों का जो होगा, 100 अंक आपको मिलेंगे प्रत्येक विषय। आपके कितनी विषय होंगी? 6 विषय। 9th में कितनी विषय होंगी? 6 विषय। तो 6 विषय, प्रत्येक विषय कितने की होगी? 100 अंक की। तो पूर्णांक कितना होगा आपका? 600। पास होने के लिए प्रत्येक विषय में कितने? 33%। 33% अंक होना अनिवार्य है, यानी कि 100 में आपके 24 अंक जरूर हों तब आप पास हों, मतलब 100 में आपके 34 अंक जरूर हों तब आप पास होंगे। 34 से कम ला रहे हैं, पास नहीं होंगे किसी विषय में। ठीक है, 600 का पूर्णांक होगा, प्रत्येक पेपर 100 अंक का होगा, लेकिन पेपर आपका कितने अंक का होगा? 100 अंक। तो प्रत्येक विषय 100 अंक की होगी। यहां पर हमने कहा प्रत्येक विषय 100 अंक की होगी, ना कि प्रत्येक पेपर 100 अंक का होगा, क्योंकि यहां पर प्रैक्टिकल के भी 30 अंक मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 30 अंक प्रैक्टिकल के मिलते हैं। ठीक समझो, यहां पर ऐसे होता है 70 का पूर्णांक आपका पेपर का होगा। कितने का होगा? 70 का पूर्णांक होगा। 30 अंक का काहे के होंगे?
30 अंक का आप कह सकते हो प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल कह दें तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिकल यानी आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय के द्वारा यहां पर दिए जाते हैं ये 30 अंक। 30 अंकों में विद्यालय में कम भी हो सकते हैं अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी नहीं है, मतलब वो तो विद्यालय में आप जो टेस्ट दे रहे हैं उसके आधार पे 30 अंक मिल जाते हैं। 70 का आपका पेपर होगा बोर्ड परीक्षा में भी और वार्षिक परीक्षा में भी, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी। 70 में 20 अंकों के क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओएमआर शीट पर देने होंगे, और 30 अंक जो 50 अंक के होंगे वो कॉपी पर लिखना होगा जैसे आप लिखते थे। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होंगे, ओएमआर पे, यानी कि ऑब्जेक्टिव माने होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनके 4-4 ऑप्शन होंगे। सही ऑप्शन चुन करके आपको ओएमआर शीट पर गोला भरना होगा। आपने विद्या ज्ञान की परीक्षा दी होगी या फिर आप कह सकते हैं नवोदय की परीक्षा दी होगी, तो गोला भरने होते हैं वैसे ही, ठीक है। तो यहां पर आपको यही बताया गया है कि इस विषय में 70 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा, और संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी उल्लेख होगा। उसके उत्तर के रूप में 3 या 4 विकल्प दिए होंगे, ठीक है। उनमें से एक सही उत्तर होगा, लिखना होगा, उसका उल्लेख पुस्तिका में छात्र को अंकित करना होगा। उनका अंक विभाजन निम्नवत होगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब अंक विभाजन देखिए, अब यहां पर आपको बताएंगे हम कि क्या क्या पढ़ना है। देखो, गद्यांशों का अनुवाद आपको पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, अनुवाद। जैसे ना संस्कृत का हिंदी अनुवाद होता है, ऐसे आपको क्या करना होगा, संस्कृत का हिंदी अनुवाद पढ़ना होगा। संस्कृत का क्या होगा, हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद कितने का होगा, 4 अंकों का हिंदी में अनुवाद आपको पढ़ना होगा। यानी एक गद्यांश आएगा 4 अंकों का, ठीक है। जैसे ना कि 4 अंकों का एक गद्यांश दे दिया, फिर उसका आप हिंदी अनुवाद करेंगे तो 4 अंक मिल जाएंगे, 4-5 लाइनों का दे देंगे। पाठ का सारांश आपको लिखना होगा। जैसे आपको कोई पाठ पढ़ाया गया, आप बताया जाएगा, आप उसकी सम्मरी लिखिए, ठीक है। अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीकानि पहला पाठ है, तो अब ये कह दिया जाएगा सारांश लिखो, ये 4 अंकों में होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न यहां से 3 अंकों के 3 पूछे जाएंगे, तो इसमें भी आपके क्या हो जाएंगे, एक गद्य खंड होगा, गद्य खंड होगा। मैं बता देता हूं कि आपको एक किताब लेनी होगी। कितनी किताबें लेनी होगी, एक पुस्तक होगी संस्कृत की। क्या होगी, एक पुस्तक। इस पुस्तक में आपके कितने भाग होंगे, एक होगा गद्य भाग, गद्य भाग यानी कि संस्कृत की कहानियां कह सकते हो एक प्रकार से। एक होगा पद्य भाग, यानी पद्य भाग संस्कृत की कहानियां नहीं होंगी, इसमें संस्कृत की कविताएं होंगी। गद्य भाग क्या है, संस्कृत की कहानियां होंगी। पद्य भाग क्या है, संस्कृत के श्लोक होंगे यानी कि कविताएं होंगी। और एक हो जाएगा नाटक भाग। नाटक भाग में संस्कृत में नाटक लिखे होंगे। एकांकी आपने खेली होगी स्कूल में ना, उसी एकांकी का संस्कृत रूपांतरण। और फिर हो जाएगा व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं, अरे व्याकरण वही भैया, संधिबंधी। तो 4 भाग आपके इस किताब में आपको देखने को मिलेंगे। समझ गए आप। हाँ, तो एक ही किताब लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी, सब एक ही किताब में होगा। फिर यहां देखिए, ये हो गया। अब बात समझनी है, गद्य भाग हो गया और यहां हो जाएगा अब पद्य भाग, यानी जैसे मैंने कहा आपका श्लोक। क्या हमने बताया आपको, यहां पर बताया पद्य भाग यानी कि संस्कृत में कविता वाला भाग। इसमें एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या और एक सूक्ति की हिंदी में व्याख्या और एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ। और बहुविकल्पीय प्रश्न 4 अंकों के यहां आएंगे। यानी आपके जो कविता भाग होगा, काव्य भाग होगा, संस्कृत में जो कविताएं होंगी उनमें एक कविता का क्या करना होगा, हिंदी में व्याख्या, यानी हिंदी उसकी बतानी होगी एक कविता के संस्कृत की। उसी से एक सूक्ति उठाई जाएगी। सूक्ति समझते हो क्या होती है, जैसे कोई कविता पढ़ा, उसकी एक लाइन नीचे की उठा लो या ऊपर की उठा लो, वो क्या हो गई, सूक्ति हो गई, है ना। उसका क्या करना होगा, उसकी व्याख्या करनी है, यानी उस सूक्ति का मतलब क्या है वो बताना होगा। फिर श्लोक का संस्कृत में अर्थ, यानी जो संस्कृत पढ़ेंगे संस्कृत का संस्कृत में अर्थ। और बहुत सिंपल होता है, ज्यों का त्यों लिख दोगे बन जाएगा।
मैं बताऊंगा। बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 4 होंगे इसी पद्य भाग से, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछे जाएंगे। फिर कथा नाटक कौमुदी, आशु पाठ का मतलब होता है नाटक भाग, इसमें कथा नाटक कौमुदी कहलाती है। पात्रों का चरिचित्रण और बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें से 2 चीजें पूछी जाएंगी। पात्रों का चरिचित्रण 6 अंक में होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न 3 अंक में होंगे। बस इसमें 2 ही चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद व्याकरण में आपको माहेश्वर सूत्र पढ़ने होंगे, वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ना होगा। संधियों में आपको स्वर संधि और व्यंजन संधियों का परिचय पढ़ना होगा। शब्द रूप और धातु रूप भी आपको पढ़ने होंगे। समास की सामान्य परिभाषा एवं विग्रह सहित उदाहरण पढ़ने होंगे। कारक पढ़ने होंगे। उपसर्ग का सामान्य परिचय आपको पूछा जाएगा, ठीक है, उपसर्ग का। अनुवादों में हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद पूछा जाएगा और संस्कृत में पत्र लेखन और संस्कृत शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी इस संस्कृत में। फिर आगे क्या है, निर्धारित पाठ्य पुस्तकें आपको क्या पढ़ना है, एक ही पाठ्य पुस्तक है, ठीक है। जितनी पाठ्य वस्तु है वो समझ लो क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं। यहां पर सबसे पहले संस्कृत गद्य भारती यानी कि संस्कृत का जो गद्य भाग है, गद्य भाग में आपकी कहानियां आती हैं। गद्य भाग में क्या होता है, संस्कृत की कहानियां, संस्कृत के निबंध होते हैं। यहां मांगलिक सबसे पहले पढ़ना होगा, मंगलाचरण। अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि आदि कवि वाल्मीकि, बंधुत्वस्य संदेष्टा रविदासः पाठ है। आजादः चंद्रशेखरः, भारतवर्षम, परमवीरः अब्दुल हमीदः, पुण्यसलिला गंगा, पर्यावरण शुद्धिः, अंतरिक्षम विज्ञानम, भारतीय संविधान से निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ये 10 पाठ यहां पर हैं। और इसके बाद संस्कृत पद्य पीयूषम यानी संस्कृत के पद्य भाग में मंगलाचरण, रामस्य पितृभक्ति, सुभाषितानि, अन्योक्तिमौक्तिकानि, भारत देशा, नारी महिमा, क्रियाकारक कुतूहलम, नीति नवनीतम, यक्षितुष्टिर संलापः, आरोग्य साधनानि, इतने 9 चैप्टर इसमें आपको पढ़ने होंगे पद्य भाग में। इसके बाद संस्कृत कथा नाटक कौमुदी जो है, जिसमें आपको गार्गी याज्ञवल्क्य संवादः, वत्सराज निग्रहः, नगंगदत्तः पुनरेति कूपम और शकुंतलायाः पतिगृह गमनम, ये पाठ आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। और फिर व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ने होंगे, कौन सी संधियां पढ़नी होंगी। माहेश्वर सूत्र पढ़ोगे, ठीक है, और स्वर व्यंजन क्या होते हैं माहेश्वर सूत्र में वो पढ़ोगे। संस्कृत में भी स्वर व्यंजन, आपको संस्कृत की भी वर्णमाला होती है। माहेश्वर सूत्र जिसको बोलते हैं, 14 सूत्र होते हैं, समझ गए। अयुड़ रिल्लिक एवं अयोच है वरट लड़ इयमं गणनम झभई घट 10 जबगढ़ 10 खपछट थचट तौ कपय शक्सर हल। कक्षा 9 संस्कृत का सिलेबस है, ये पढ़ाया जा रहा, ध्यान से इसको शेयर कर दो और भी अपने साथियों को, ठीक है। संधियों में स्वर संधि में क्या पढ़ना होगा, अका सवर्णे दीर्घ दीर्घ संधि, आद गुण गुण संधि, वृद्धि रेचि वृद्धि संधि, इको यड़च यड़ संधि, इचु अयवायावाह आयादि संधि। व्यंजन संधि में स्तोह स्टुनाश्चुह स्टुनाष्टुह झलाम जसोवंते 3 संधियां पढ़नी होंगी। शब्द रूप में आपको राम, हरि, गुरु, रमा, मति, वाच, सर्व, तद, युष्मद, अस्मद, ये शब्द रूप पढ़ने होंगे। अच्छा, एक ये शब्द रूप क्या होते हैं, जैसे बालका बालको बालका ऐसे पढ़ते हो ना आप, रामा रामो रामाह, ये पढ़ा होगा आपने कक्षा 8-9 में, कक्षा 7-8 में। और इसके बाद 1 से 10 तक के संख्या शब्दों का ज्ञान, संख्या शब्दों का एकम, 2, 3, चतुर, पंच, षष्ठ, ऐसे संस्कृत की संख्याएं। धातु रूपों में लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकारों में, इन 5 लकारों में आपको पट धातु, गम धातु, अस धातु, शक धातु, प्रच्छ धातु पढ़ना होगा। लब धातु, याच, ग्रह और कथ धातु भी पढ़ना होगा। कुछ इसमें आप आत्मनेपद, उभयपद होंगे। इसके बाद समासों में आपको कौन कौन से समास पढ़ने हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्वंद्व समास, 3 समास पढ़ने हैं। कारक, समस्त कारकों और विभक्तियों का सामान्य परिचय पढ़ना है। उपसर्ग का सामान्य परिचय पढ़ना है और अनुवाद पढ़ने हैं, यानी हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद पढ़ना है, ठीक है।
पत्र लेखन होगा, संस्कृत पदों का वाक्यों में प्रयोग आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आंतरिक मूल्यांकन, आप जानते हैं 30 अंक जो विद्यालय से मिलेंगे, उसमें आपकी एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पी आधारित कुछ टेस्ट होते रहेंगे, मंथली टेस्ट होंगे, कुछ आप फाइल बनाएंगे, है ना, कुछ प्रैक्टिकल बनाएंगे। वो एग्जाम कहाँ देंगे? विद्यालय में ही आपसे आपके क्लास टीचर कहेंगे कि चार्ट पेपर बना लाओ। चार्ट पेपर तो नहीं बनेगा, इसमें फाइल बनेगी, कुछ कॉपियां आप लिखेंगे जिसमें आपको दिया जाएगा कि भैया आप ये लिखिए वो लिखिए। रचनात्मक लेखन में आपसे कहा जाएगा संस्कृत में अपने विचार व्यक्त कीजिए, या तमाम चीजें विद्यालय स्तर पर होंगी। ये स्कूल पर डिपेंड होंगे 30 अंक कि विद्यालय कैसे आपसे क्या करा के 30 अंक देता है। ये आंतरिक मूल्यांकन कहलाता है, जिसमें टेस्ट भी शामिल होते हैं। 10 अंक में आपके जो 10 अंक मिलते हैं वो काहे के मिलते हैं? वो टेस्ट के 10 अंक मिलते हैं। काहे के मिलते हैं? टेस्ट के मिलते हैं। तो मंथली टेस्ट के भी 10 अंक जुड़े होंगे, 10 अंक आपके रचनात्मक लेखन के होंगे, और मौखिक अभिव्यक्ति आधारित परीक्षा के 10 अंक होंगे। इस तरह 30 अंक आपको मिल जाते हैं। ये 30 मिल ही जाते हैं लगभग बच्चों को, 9th वालों को तो मिल ही जाते हैं। तो ये आपका संस्कृत का सिलेबस था। तमाम बच्चों तक इसको शेयर कर दो। तमाम जो आपके साथी नया एडमिशन लेंगे उनको शेयर कर दो कि भैया ये चीजें आपको पढ़नी है। कौन पढ़ाएगा? अरुणेश सर पढ़ाएंगे, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस वाले, यानी कि ज्ञान सिंधु यूपी बोर्ड 9th 10th, इसी चैनल पर आपको ये सारी विषय पढ़ाई जाएंगी। इसका समय क्या होगा? देखो, इसका समय 5 बजे शाम को आपका हिंदी का समय है। बीच में 2 दिन हिंदी नहीं पढ़ाएंगे तो 2 दिन ये पढ़ा देंगे, बीच बीच में इसको पढ़ाते रहेंगे 5 बजे से ही, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डेड लाइव क्लास दोनों हो सकती है, लेकिन आपको इससे मतलब नहीं, रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो, जब समय मिले तुरंत आप देख डालो। मेरी टाइमिंग क्या है? शाम 5 बजे हमेशा। 9th की हिंदी भी, 9th की संस्कृत भी शाम 5 बजे चलेगी, ठीक है। जो जिन 2 दिनों में मैं सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन, या कह सकते हैं 6 दिन क्लासेस चलती हैं। तो 4 दिन हिंदी पढ़ा देंगे और 2 दिन संस्कृत पढ़ा देंगे, हो जाएगा सब, परेशानी कोई बात नहीं। बाकी 5 बजे से पहले आपको 3 बजे भी इसकी क्लासेस मिल सकती हैं, है ना। जैसे हिंदी रेगुलर पढ़ाना है, अगर 7 दिन हिंदी पढ़ाते रहेंगे तो फिर 3 बजे इसकी क्लासेस शाम को 3 बजे मिलेंगी, यानी स्कूल के आने के बाद आप पढ़ लीजिएगा, या फिर सुबह 5 बजे कर देंगे तब भी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। चलो, लेकिन आप मानिए संस्कृत में सप्ताह में 2-3 दिन ही पढ़ाऊंगा, लेकिन उसी में सब कंप्लीट करा दूंगा। तुमको डरने की, परेशान होने की, घबराने कोई जरूरत नहीं है। संस्कृत कठिन विषय है ही नहीं। बहरहाल आपको सरल पढ़ाने वाला मिल जाए तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सरल पढ़ाने वाला ही बनूं और अच्छे से पढ़ा दूं आपको, तो आपको संस्कृत भी अच्छे से आ जाए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।